क्या पाकिस्तान कतर के लिए अपनी मिसाइल ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा है? सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? आलमी मीडिया समेत अरब मुल्कों की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हो गई। सच्चाई क्या है? पाकिस्तान क्या करने वाला है और क्या करना चाहिए? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, कतर पर होने वाले हमले के बाद इस वक्त मुस्लिम दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान का किरदार जो है, इसकी तरफ पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो मरकूज़ है। मुख्तलिफ लाल गुलाबी चैनल जो हैं आपको तरह तरह की खबरें दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी मिसाइल वहां तैनात होंगे, कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां जा रही है और पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करेगा वगैरह वगैरह। ये बातें अपनी जगह, पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, ये भी हम जो है इस पर भी बहस करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और उनका जो तमाम तर वफ्द वहाँ पर कतर का उन्होंने दौरा किया, उसके बाद ये ख़बरें आना शुरू हुई हैं और एक एक ख़बर निकल कर सामने आ रही है और लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को यकीनन जाना ही चाहिए था, सबसे पहले जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया था तो कतर के वज़ीर आज़म थे, चाहे कतर के अमीर थे, एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ दौड़े लगी हुई थी। पाकिस्तान फौरी तौर पर आए थे। मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आ गए थे, कुवैत के अमीर भी आ गए थे और यूएई के शेख जो थे वो भी यहाँ पर आ गए थे। लिहाजा बनता तो था कि पाकिस्तान सबसे पहले ही जाता, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि इन्होंने धड़ाधड़ जो है भारत पर पाबंदियां भी आयद कर दी, भारत पर तेल भी बंद कर दिया और तो और पाकिस्तान की हर किस्म की मदद और आलमी सतह पर इन्होंने भारत की मजम्मत भी की। ये भी आपने देखा तो होगा, शायद अगर नहीं देखा तो आप तलाश कीजिए, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी न्यूज़पेपर में, कि जनाब सऊदी अरब ने पाबंदियां आयद कर दी हैं, वीज़ा बंद कर दिया है, जैसे कुवैत ने हमारे लिए बंद किया था ऐसे ही कुछ। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। ईरान ने भी यही कुछ किया। ईरान का वफ़द पाकिस्तान आया, फिर उसके बाद वो भारत गया और उसके बाद जब दोनों से बात हुई और पता चला कि इनमें से कोई नहीं टलेगा, दोनों लड़ेंगे, तो वो वापस अपने घर चला गया और उसे लगा कि बस हो गया, भाईचारा हो गया, बिरादर इस्लामी मुल्क, और उसका फरीज़ा अदा हो गया। लेकिन जब उस पर जंग के हालात हुए तो पाकिस्तान ने जिस तरह से भरपूर तरीके से उसकी सपोर्ट की, अपनी पार्लियामेंट में जिस तरह से पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर की और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सामने बैठकर पाकिस्तान ने जिस तरह से इसराइल की मज़म्मत की थी, इस तरह से तो बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी। और इसराइल ने एक लफ्ज़ नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे बोला, पाकिस्तान के इस बात का, इस मज़म्मत का जवाब तक नहीं दिया और आमने सामने ऐसे दोनों मंदूबीन बैठे हुए थे। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमने तो इसराइल को तस्लीम भी नहीं किया पाकिस्तान ने आज तक, लेकिन ईरान तो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखता है और कोई पाबंदी भी नहीं की और उसकी कोई ऐसी ख़ास मज़म्मत भी नहीं की। लेकिन हमारी सपोर्ट देखकर वो इतना मजबूर हो गया ईरान कि उसने अपनी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगवा दिए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी उस पर आजमाइश आई और उसे पता चला कि दोस्त क्या होता है और भाई क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है। लेकिन हमारे ये जो अरब दोस्त हैं, जहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे आला सिविलियन अवार्ड हासिल करते हैं दुबई में, जहाँ से भारतीय नागरिक जो हैं वो 100 अरब डॉलर से ऊपर का सरमाया कमा कर रोज़ी रोटी की शक्ल में अपने मुल्कों को भेजते हैं रेमिटेंस की सूरत में,
जहां से तेल की ज़रूरतें भारत माता की पूरी होती हैं। और आप ये भी देखिए कि भारत का जो दिफाई बजट है नाजरीन, वो तकरीबन 80-85 अरब डॉलर है, और 100 अरब डॉलर से ऊपर तो 100-120 अरब डॉलर इन मुसलमान मुल्कों से रेमिटेंस की सूरत में भारत को वसूल होता है, यानी मजदूरियों की सूरत में। और वैसे भी मैं ये इंतज़ार कर रहा था, देख रहा था कि शायद वहाँ पर अब चूँकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चले गए हैं, तो हो सकता है भारतीय वज़ीर आज़म भी वहाँ पर हों या पहुँचने वाले हों, क्योंकि जाहिर है इन मुल्कों में मुझे एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक भारत के एक आम आदमी, आम शहरी को हमें एक जैसी सहूलियात, एक जैसी मुराआत, एक ही पलड़े में हम सबको बिठाया जाता है। उनके लिए भी वीज़ा मुफ्त नहीं है, मेरे लिए भी वीज़ा मुफ्त नहीं है, उनके लिए भी नेशनलिटी नहीं है, मेरे लिए भी नेशनलिटी नहीं है। वो भी छोटे मोटे जराइम के मामले में जहाँ पे कोई वीज़ा एक्सपायर हो गया, कोई छुप गया, कोई ये वो, उन जुर्मों में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इनकी जेलों में वो बहुत से शहरी उनकी भी सज़ा काट रहे होते हैं, और पाकिस्तानी भी वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जेलों में होते हैं साहब। तो हमें कोई स्पेशल तरीके से तो नहीं ट्रीट किया जाता, लेकिन हाँ, जब इन मुल्कों पर आजमाइश आती है तो फिर पाकिस्तान बिरादर इस्लामी मुल्क बनकर आगे बढ़ता है, और पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत याद आती है, पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, उसके मिसाइलों के नाम भी सीख लिए जाते हैं फौरी तौर पर। यह भी याद आ जाता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है। ये नहीं देखा जाता कि जब पाकिस्तान पर हमला हुआ भारत की तरफ से, तो उस वक्त भारत ने इन मुल्कों को बाकायदा तौर पर इतला दी कि पाकिस्तान को बाज रखो, पाकिस्तान हम पर हमला करने वाला है, इसे बाज रखे, हम मज़ीद कुछ नहीं करना चाहते। तो इन्होंने फ़ोन किए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान के सिपहसालार को कि साहब आप बस हो गया, आपने राफेल वगैरह गिरा दिए, अब मज़ीद आप हमला ना करें, जवाबी बस इतना काफ़ी था। उनके पास बड़ी मईशत है, बड़ी फ़ौज है, और ये है, वो है, फ़लान है, ढिमकान है। लेकिन पाकिस्तानी सिपहसालार ने उनसे कहा कि आपको अगर ये डर है कि जंग तूल पकड़ जाएगी और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर, हमारी मईशत शायद इस लायक नहीं कि हम इस जंग को आगे चला सकें, तो हम आपसे कुछ लेने आएंगे, आपसे को पैसे मांगने आएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपके पास नहीं आएंगे। तो उस पर इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब यहाँ पे कौन से वो ममालिक थे, कौन से दोस्त ममालिक थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर पाकिस्तान के मीडिया में मोतबर जो ज़राए हैं, जो आम तौर पर बड़े सहाफ़ी आप जानते हैं जिनके नाम, उनके क्लिप्स निकाल कर देख लीजिए, और BBC, CNN और बाकी मुल्कों के और भारतीय मीडिया के भी निकाल के देख लीजिए कि अरब मुल्कों ने अच्छे जहन से, मतलब इसमें कोई उन्होंने कोई साजिश नहीं थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से वो जो एक जहन की पस्तहाली है उनकी कि बस मत लड़ो मार खा जाओगे, यानी वो मेंटालिटी उन्होंने पाकिस्तान को भी सिखाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये हमारी बका का मसला है, आप समझ ही नहीं सकते कि हमने करना क्या है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज जो है उसके शायान शान क्या है। तो फिर जब जवाब दिया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान आंख का तारा बन गया। लेकिन उस वक्त ये किया क्या मेरा सवाल ये है, ये हमारे जो अरब बिरादर इस्लामी मुल्क है, ये पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते थे कि आप बेफिक्र होकर दमदार मुकाबला कीजिए, आपको पैसा चाहिए खुला देंगे हम, मईशत की फ़िक्र मत कीजिए, तेल की फ़िक्र मत कीजिए, और भारत पर हमने तेल की पाबंदियाँ भी आयद कर दी हैं, बेगम होकर आप मुकाबला करें। क्या ये नहीं बोल सकते थे? नहीं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को $400 बिलियन का जहाज़ दे सकते हैं। वो सऊदी अरब हैं, और सऊदी अरब $600 अरब वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है अमेरिका में। कतर कहता है कि मैं क्यों सऊदी अरब से पीछे रहूं, मैं तो $1200 अरब इन्वेस्ट करूंगा। उसने 1200 का ऐलान कर दिया। $1200 अरब, नाजरीन आपको पता है ये कितना पैसा होता है? और $400 बिलियन का उन्होंने एक जहाज़ भी गिफ्ट कर दिया अमरीकी सदर को, जो कि अमरीकी तारीख में किसी सदर को दिया जाने वाला सबसे कीमती तोहफा है। फिर दुबई ने भी $400-500 अरब उसने भी रियोड़ियाँ समझकर वो भी ऐलान कर दिया कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे नाजरीन सवाल ये है कि पाकिस्तान तो आपकी आंखों के सामने $1 अरब, $1.5 अरब IMF से, वर्ल्ड बैंक से लेकर अपनी जो है मईशत को धक्का दे रहा था, आप देख रहे थे। पाकिस्तान पर जंग के हालात आए तो कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं मुश्किल में ना फंस जाए, हमें देने ही पड़ जाएंगे।
तो आप नसीहतों पे आ गए। पाकिस्तान 1-2 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक IMF से लेता रहा, आपने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला के कुल मिला के ज़खायर 20 अरब डॉलर है नाजरीन, और ये तकरीबन 1500 से 2000 अरब डॉलर तो सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे अमेरिका में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उन आजमाइश आई है तो अब बिरादर इस्लामी मुल्क को पहले पहुँचना चाहिए, और जब आप ऐशो इशरत और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो तब आपके सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सैकड़ों अरब डॉलर जो पाकिस्तानी मईशत से 8 गुना ज्यादा, तो सिर्फ आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज ने अपनी गरीब आवाम की जेब से, उनके खून पसीने से जो मिसाइल और जो फौजी ताकत खड़ी की है उसे वो इस्तेमाल करेंगे आपके लिए, और आपको ये उम्मीद भी है और तवक्को भी है। और अब आप पाकिस्तान का डरावा भी दिखाएंगे दुनिया को कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। बिल्कुल आपका भाई है, बिल्कुल आपका दोस्त है, लेकिन यही पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता अगर उन 2000 अरब डॉलर में से आप कोई 200-400 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देते। सिर्फ 300-400 अरब डॉलर की पाकिस्तान की अपनी कुल मिला के मईशत है, और आप खाली इन्वेस्टमेंट 2000 अरब डॉलर की करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, आप पूरी दुनिया से लड़ाका हथियारें ख़रीदते हैं, क्या JF-17 ख़रीदने के लायक नहीं लगा आपको? लेकिन नहीं, आपने उनसे ख़रीदना है ताकि वो खुश हो कि वाह भाई वाह, अरब आए और क्या बड़ा सौदा किया उन्होंने, मज़ा आ गया। 200 राफेल, 50 यूरोफाइटर टाइफून, लाओ जी हमें F-15 ईगल, F-15 स्ट्राइक ईगल भी दो, हमें C-130 भी दो, C-130 हरकुलिस, सुपर हरकुलिस, सारा कुछ, ग्लोब मास्टर C-17, सारा कुछ ही हमें दे दो। और पाकिस्तान जो बना रहा है, और यार वो देख लेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जब आपकी हिफाजत का मामला आता है तो फिर वो सारे तैयारे सोए पड़े रहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भंग पी लेते हैं और आप पर हमला हो जाता है। और फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी आला क़यादत से आप मिलकर उसे दुखड़े सुना रहे होते हैं कि देखिए जी, हमने तो इतना पैसा भी खर्च कर दिया फिर भी कुछ नहीं बना। यानी भारत आज जहां खड़ा है उसमें इस ज़र मुबादला क्या बहुत बड़ा एक अमल दखल है। पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसा वहाँ जाता है। क्या आप सारे के सारे वीज़े पाकिस्तान को नहीं दे सकते थे? क्या पाकिस्तान की वर्क फोर्स आपकी सारे इंतज़ामी मामलात नहीं संभाल सकती? क्यों इंडिया को भी एक पोर्शन आप वीज़ों का देते हैं पाकिस्तान से बड़ा? चले बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, बाकी इस्लामी ममालिक हैं, उन पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन भारत, हम आपके मुकाबले पर खड़े इसराइल के साथ ना कोई ताल्लुकात रखते हैं, ना उसे तस्लीम करते हैं। और पाकिस्तान ने 1973 की जंग में पाकिस्तानी पायलटों के मुताबिक इसराइल पर बमबारी भी कर चुका है, इसराइल के लड़ाका हथियारों को मार गिरा चुका है, कई एक को नाकारा बना चुका है। पाकिस्तान का स्कोर को 3-4 वर्सेस 0 है तो इसराइल के मुकाबले पर। लेकिन हमारी पाकिस्तान की ज़ाती दुश्मनी तो इसराइल से नहीं थी, ये तो आपकी दुश्मनी थी जो पाकिस्तान ने अपने गले डाली। हाँ, बैतुल मक़दस का मामला ज़रूर था, मगर वो तो कुल आलम के मुसलमानों का है ना, सिर्फ पाकिस्तान को तो उस पर गैरत नहीं आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए थी। लेकिन आप तस्लीम करते जा रहे हैं और दुश्मनी हमारे लिए छोड़ दी। और फिर आप जो है अभी तक उसी एक नशे में, खुमार में है कि हमारे पास पैसा है, पैसे देकर हम अमन ख़रीद लेंगे। ख़रीदा हुआ अमन कितनी देर तक चलता है ये आप देख ही रहे हैं, नतीजा आपके सामने है। नाज़रीन, एक चीज़ हमें देखनी होगी, इसराइल से लाख इख्तिलाफात हो दुनिया को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन ये जो अभी मामला हुआ है ना कतर और इसराइल के दरमियान, इससे कहीं ना कहीं इसराइल की, चाहे ये जानबूझकर हो या अनजाने में हो, उसने अरब मुल्कों का यानी उम्मत मुस्लिमा का बड़ा भला कर दिया है। अगर आप सोचे तो बहुत भला हो गया है, क्योंकि नाज़रीन फ़लस्तीन के साथ जो हुआ उस पर ये जो ताकतवर इस्लामी मुल्क थे, जो दौलतमंद इस्लामी मुल्क है, मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी फ़लस्तीन के साथ जो मर्जी हो जाए, भाई वो उनका मसला है। लबनान के साथ जो मर्जी हो जाए कोई बात नहीं, भाई वो उनका मसला है, हमारा क्या लेना देना। अगर यमन के साथ कुछ हो जाए कोई बात नहीं, वो उनका मसला है, हमारा क्या लेना देना। शाम के साथ, इराक के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ कुछ भी हुआ, ईरान पर हमला हुआ और कोई बात नहीं, हमारा क्या लेना देना, भाई हमारा क्या लेना देना। अब ये एक सोच, ये एक मेंटालिटी बन गई थी कि हमारे पास पैसा है,
हम पैसा दे देकर खुश करते रहेंगे और हमें कोई छेड़ेगा नहीं। ये जो सोच है, ये जो मेंटालिटी है, ये इस इस्राएली मामले के बाद चेंज होगी और मजबूरन करनी होगी, क्योंकि अब इन्हें समझ आ रहा है कि जब अपनी दहलीज के अंदर वही काम हो जाए जो कि किसी और इस्लामी मुल्क में हो रहा है तो फिर कैसा फील होता है। अब इन्हें याद आएगा कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है। इत्तेहाद तो यकीनन ज़रूरी था मगर एहसास नहीं था पहले, तो ये एहसास दिलाने में इसराइल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वरना पूरी इस्लामी दुनिया इन्हें कह कह कर थक गई कि जो चीज़ आज वहाँ फ़लस्तीन में, गज़ा में या फिर लबनान में या कहीं और हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता इस रीजन में फैलेगी और आप सब इसकी लपेट में आएंगे। लिहाजा अमन के लिए कोई मतलबी कोशिश, कोई सही कोशिश, कोई यानी एक मुस्तनद वे में जाकर आप कुछ करके दिखाएं, अपना जो वज़न है वो किसी पलड़े में डालें और इसराइल को, अमेरिका को, बाकी पावर्स को एकजुट होकर आप कन्विंस करें कि यहाँ भाई अमन रखना है आपने, हम सब एक हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि इससे पहले मिडल ईस्ट के किसी भी कोने में जो भी हो रहा था इन मुल्कों को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगले फीफा वर्ल्ड कप करवा रहे थे, उनको क्या लेना देना भाई। हर मुल्क ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान अगर आज यहाँ कतर में होता, अगर आज उसका मिलिट्री बेस होता, अगर आज उसके मिसाइल शिकन निज़ाम होते, अगर आज उसकी एयरफोर्स होती, पाकिस्तान की एयरफोर्स अंदर होती, तो क्या इसराइली तैयारे आते, आकर वापस चले जाते और ये इतना मुमकिन होता? क्या सच में आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ये मुमकिन होता? पाकिस्तानी एयरफोर्स के होते हुए मुमकिन होता? 10-10 गुना ज़्यादा कीमत रखने वाले यूरोफाइटर, टाइफून, राफेल, F-15 ये सारा कुछ रखने के बाद भी आपका हाल ये है। पाकिस्तान ने उससे 10 गुना, 5 गुना, 8 गुना कम कीमत रखने वाले J-17, J-10C से किस तरह अपने से 5 गुना बड़ी ताकत का हाल कर दिया। शायद कमेंट में नाजरीन बहुत से लोग ये भी कहे कि साहब आपकी इस वीडियो से या इस तरह की बातों से उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ख़राब होता है। भाई इत्तेहाद बनता ही तब है जब सबको अपने अपने हिस्से का रगड़ा लगता है। ये कैसे मुमकिन है कि आपको भूख लगी है और 3 लोगों को भूख नहीं लगी और चारों के 4 लोग खाने के लिए, उगाने के लिए एक जैसे जज्बात रखते हों? ऐसा नहीं होता। जब तक सब लोगों को एक जैसी भूख नहीं लगती, या कम से कम कुछ ज़्यादा लेकिन भूख लगना ज़रूरी है, तभी सबको एहसास होगा कि हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए। इसी तरह इत्तेहाद का ये उसूल है कि अगर आपको तकलीफ़ है, मुझे भी है, फ़लाँ को भी है, तो हम सब मिलकर अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हाल के लिए और अमन और सुकून और सलामती के लिए एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं। और यही हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक दूसरे की हिफाजत करें, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद करें। लेकिन अब चूँकि रगड़ा लग गया है, अब समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप रगड़ा लगने से पहले ही रेस्क्यू करने पहुंच गए तो फिर तो वो उस हकीकत को देख ही नहीं पाएंगे जो कि उन्हें असल में नज़र आनी चाहिए थी। इतना पैसा जिस मुल्क के पास होता है ना नाजरीन, जो सैकड़ों और हज़ारों अरब डॉलर ऐसे एक इशारे पर फूंक सकता है, वो टेक्नोलॉजी में, फ़ौजी ताकत में, आलमी असर व रसूख में इतनी बड़ी ताकत बन सकता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन नहीं, इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें और ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारने को ही अपना मकसद बना रखा है। अब यहाँ पे नाजरीन एक सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान को कतर की मदद करनी चाहिए? पाकिस्तान को अपनी मिसाइल ताकत, फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब नाजरीन बहुत ही सीधा सा है, और वो ये है कि पाकिस्तान को, कतर हो या कोई भी इस्लामी मुल्क हो, अब उसकी मदद ऐसे ही करनी चाहिए जैसा अमेरिका अपने इत्तेहादियों की मदद करता है। यानी पाकिस्तान को वैसे नहीं करना चाहिए जैसे पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों की मदद करता रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका अपने इत्तेहादियों की मदद कैसे करता है? यानी वो जब जंग में या किसी आजमाइश में पड़ते हैं, उन्हें थोड़ा सा रगड़ा लगता है, थोड़ा सा कोई उन्हें ज़ख़म आते हैं, कोई हाथ पांव टूटता है, कोई गले में हाथ लटकता है, तो फिर उसके बाद अमेरिका आता है। अमेरिका उसकी मरहम पट्टी करता है, उसे दवाइयों के लिए कुछ पैसे भी दे देता है, और फिर उसके बाद गले लगाकर उसे कहता है बेफिक्र हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैं आ गया हूँ, मैं हूँ ना।
मैं हूं ना, तुम परेशान ना हो। यानी उससे ये होता है कि वो इस इत्तेहादी के दिलो दिमाग में, उस इत्तेहादी की सोच और फ़लसफ़े में, फ़ॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ आ जाती है कि अमेरिका हमारे लिए लाजिम व मलजूम है, अमेरिका के बग़ैर मुश्किल है, अमेरिका के बग़ैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। जैसा कि आपने ईरान और इसराइल के दरमियान देखा, जब 2 दिन गुजरे तो इसराइल ने अमेरिका को पुकारना शुरू किया, लेकिन उसके बाद अमेरिका नहीं आया। अमेरिका ने 4-5 दिन इंतज़ार किया, और जब अमेरिकी सदर के बकौल ईरान ने इसराइली शहरों को आखिर में काफ़ी मार लगाई, तो वो नज़ारा इसराइल को दिखाने के बाद फिर अमेरिकी सदर बीच में पड़े। उन्होंने उन एटमी तनसीबात पर हमला किया और सीज़ फायर करवा दिया, और फिर लोगों से कहा अमेरिका में इधर भी उधर भी कि साहब देखिए, हमने सीज़ फायर करवा दिया, हम आए तो हमने इसराइल को बचा लिया, वरना आखिर में बड़ी मार लगा रहा था ईरान। और हम जो हैं देखिए अपनी आवाम की खातिर, इसराइली आवाम की खातिर हम आए और हमने रेस्क्यू कर दिया दोनों को। अब हमने गॉड ब्लेस यू कह दिया, दोनों अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अमन से रहें, दैट्स इट, वगैरह वगैरह। यानी एक तरह से उन्होंने जो इसराइली अवाम है उन्हें भी बावर करवा दिया, अमरीकी अवाम को भी बावर करवा दिया, दुनिया को भी बावर करवा दिया कि देखिए अमरीका के बग़ैर इसराइल कुछ भी नहीं है, इसराइल की ताकत तो हम हैं, हमने उसे रेस्क्यू किया, हमने उसे बचाया, वरना हम तो अगर छोड़ देते तो पता वो नहीं वो ईरान क्या कर देता, ईरान कहाँ तक जाता। तो ये जो चीज़ है यही पाकिस्तान को भी अब करनी चाहिए। ज़रा देख लेने दें कि कतर अपने तौर पर जो कह रहा है कि मैं इसराइल से बदला लूँगा, वो क्या बदला लेता है, देखिए तो सही वो बदला क्या लेता है, वो ख़ुद से क्या कर पाता है, सऊदी अरब ख़ुद से क्या कर पाता है, बाकी मुल्क जो है यूएई, कुवैत, जिसने हम पर वीज़ों की पाबंदियाँ 10-15 साल लगाए रखी, देखिए तो सही वो कुवैत ख़ुद क्या कर पाता है, बहरीन ख़ुद क्या कर पाता है, हमें देखना चाहिए। इराक़ को नहीं कहूँगा क्योंकि इराक़ एक अलग सीन है, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। इराक़ बड़ी हिकमत के साथ आगे बढ़ रहा है नाजरीन, उसका मामला ही अलग है। लिहाजा पाकिस्तान को कुछ देख कर उसके बाद फुल फ्लज तरीके से मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले वेट करना चाहिए। एकदम से सारे वादे करके अपना अगले को बेगम कर दें। आप अपनी कीमती राय नाजरीन इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद।